अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। आज सबसे बड़े स्कैंडल जो कि हम गुज़श्ता 24 घंटे से देख रहे हैं उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे, यानी ऑडियो लीक्स। जब से ये ऑडियो लीक्स हुई हैं उस वक्त से हम देख रहे हैं कि एक तूफ़ान सा बरपा हुआ है और हुकूमती सफ़ों में तो ख़ासी खामोशी दिखाई दे रही है, जबकि जो अपोजिशन है वो इस पर खूब लत्ते ले रही है हुकूमत के, और इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर भी एक तूफ़ान बरपा है। इसके बहुत सारे पहलू हैं जिसके ऊपर बात की जा सकती है, और इसका सबसे अहम तरीन पहलू यही है कि क्या इतनी इम्पॉर्टेंट, इतनी हसास जगह यानी प्राइम मिनिस्टर हाउस हमारा वो सेफ़ नहीं है। एक ऐसी जगह कि जहाँ पर बैनुल-अक़वामी लीडरान आते हैं, बड़ी बड़ी अहम मीटिंग्स होती हैं, मुल्क की सलामती के हवाले से, मुल्क की पॉलिसी के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के उमूर पर गुफ्तगू होती है, कैबिनेट के लोग यहाँ बैठते हैं, मुख्तलिफ़ ख़यालात का इजहार करते हैं। क्या वो इतनी अनसेफ़ जगह है? और अगर ये अनसेफ़ है जो कि नज़र आ रहा है, तो फिर इस पर बहुत सारे सवालात हैं। वो क्या हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि क्या ये ऑडियो असली हैं या नकली हैं। तो इस पर तो बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि ये ऑडियोज़ असली है। उसकी वजह यह है कि अभी तक किसी जानिब से भी इनकी तरदीद नहीं की गई। जितनी भी ऑडियोज़ रिलीज़ हुई हैं उसमें किसी ने भी, जो भी कैरेक्टर्स उसमें जिनकी भी आवाज़ है, किसी ने भी आके ये नहीं कहा कि ये ऑडियो जो है ये गलत है, ये फेक है, हमने ये बात नहीं की, या ये हमारी आवाज़ नहीं है, ये एडिटेड है, या कोई भी हवाले से इस किस्म का इल्ज़ाम सामने नहीं आया। तो एक तो ये कि किसी ने इसकी तरदीद नहीं की, और बज़ाहिर जो सुना जा रहा है और जो गुफ्तगू हो रही है उसमें भी ऐसी कोई बात नहीं है जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि ये कोई फेक या फैब्रिकेटेड किस्म की ऑडियो है, नंबर 1। अब दूसरे सवाल पे आ जाते हैं कि अगर ये ऑडियोज़ असली हैं तो फिर ये लीक कैसे हो गई। अब बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि जी किसी हैकर ने ये सारा डाटा जो है वो हैक कर लिया है, और उसने ये डाटा हैक करके जो है वो उस पर डाल भी दिया वेबसाइट पर कि जी ये बिडिंग के लिए भी उसने डाल दिया कि जी मेरे से जिसने ख़रीदना है 100 घंटे की ये रिकॉर्डिंग है प्राइम मिनिस्टर हाउस की, और इंतहाई इसमें हौलनाक तहलका खेज़ गुफ्तगू है, जो चाहे इसको इस्तेमाल करना चाहता है वो पैसे दे और उससे वो ये सारी लीक्स ले ले। अब ये अगर ये वाकई किसी हैकर का काम है तो अब इसमें दो सवालात आते हैं। पहली बात तो ये है कि हैकर जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस तक पहुंचा कैसे, अगर ये खुद उसने कार्रवाई करके हैक की हैं चीज़ें, गुफ्तगू, डिवाइसेस, जिस भी तरीके से वो वहाँ पर उसने इसको एक्सेस किया है, तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है। और दूसरा सवालिया निशान इस पर यह है कि अगर किसी और ने भी ये रिकॉर्डिंग्स की थी, ये बगिंग की गई थी, और उस बगिंग का जो डाटा था वो हैकर्स के हाथ लगा है, तो फिर जिसने की थी उसकी कैपेबिलिटी पर भी और उसकी इंटेंशन पर भी क्वेश्चन मार्क है। सवाल ये पैदा होता है कि फिर इस मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसीज कहाँ हैं, वो क्या कर रही थी जब ये हैकर्स हमले कर रहे थे। अब इसमें दो ही बातें हो सकती हैं, या तो कोई कैपेबिलिटी का मसला है, इनकेपेबिलिटी है कि आपको पता ही नहीं लगा और आपके घर से सामान चोरी हो गया, और दूसरा जो इसमें नज़र आता है मसला वो ये नज़र आता है कि अगर आपको ये इनकेपेबिलिटी का मसला नहीं है तो इसका मतलब ये है कि फिर आप मिले हुए हैं, यानी आपकी मर्ज़ी से ये चीज़ हुई है। इस दो के अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है, या तो फिर आप नाअहल हैं, आपके अंडर ये सब कुछ हो गया, और या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये आपकी मर्ज़ी से हुआ है। तो दोनों सूरतों में सवालिया निशान है, और दोनों ही सूरतों में इंतहाई ख़तरनाक बात है ये। अगर ये इनकेपेबिलिटी है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हो जाता है, तो ये भी एक बहुत ही तशवीशनाक बात है। और अगर ये ऐसा है कि किसी ने बाकायदा प्लानिंग के तहत ये डब किया है इसको, या इसको बग किया है और इस रिकॉर्डिंग को जानबूझ के अपने हाथ में रखा है ताकि ब्लैकमेलिंग के लिए यूज़ किया जा सके, तो ये और भी इंतहाई तशवीशनाक और ख़तरनाक और शर्मनाक भी है। तो हर दो सूरतों से ये जो चीज़ है ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और जो मुतल्लिका ज़िम्मेदारान हैं उनको इसके ऊपर आकर अपना एक वाज़ेह मौक़िफ़ लाजमी देना चाहिए। पहली तो हो गई बात ये। अब इसके हवाले से कि ये वाकई क्या इसको हैक किया जा सकता है या नहीं, इसके ऊपर मुख्तलिफ जो लोगों की राय है वो मैं देख रही थी। कुछ लोगों का ख्याल है कि वाकई हैकर्स ने हैक कर लिया, और कुछ लोगों का ख्याल है कि हैकर्स हैक नहीं कर सकते। शहजाद अकबर साहब का मैं ज़रूर इसमें ट्वीट शामिल करूँगी जिन्होंने ये बाकायदा कहा है कि जो पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर सिस्टम है उसके तहत डिजिटल उसमें कोई भी इस तरह के डिवाइसेस का नहीं हो सकता, रीच उसकी नहीं हो सकती कि जिसको हैक किया जा सके। तो ये उनके लिए तो बात मानने में नहीं आ रही है कि इसको हैक किया गया।
तो फिर दूसरा ऑप्शन कौन सा है वो आप खुद समझ लीजिए। लेकिन बहरहाल ये शहजाद अकबर साहब की राय है, मुझे नहीं मालूम है कि वो कितने इसमें एक्सपर्ट हैं। बहरहाल उनका ये कहना है कि उन्होंने डिफरेंट एक्सपर्ट से इस पर बात की है। अब इस बात को तो छोड़ दीजिए कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, अब ज़रा उस पर आ जाइए कि जो निकला उसमें से वो क्या कुछ निकला और उससे क्या पता चलता है। इसमें 2-3 ऑडियोज़ आ चुकी हैं। एक ऑडियो में बात हो रही है मुबैना तौर पर जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी बात कर रहे हैं, और ये भी फैसल वावडा साहब का क्लेम है कि ये उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की आवाज़ है, और वो उसमें ये बता रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को कि मरीम नवाज़ साहिबा के दामाद के लिए जो एक प्लांट है उसकी आधी मशीनरी आ चुकी है, और आधी मशीनरी को लाने का मरीम नवाज़ साहिबा ने ऑर्डर किया हुआ है कि जी वो मंगवाई जाए उनके दामाद के लिए। तो उस पर वो शहबाज शरीफ साहब को बता रहे हैं कि सर इस वक्त वो मंगवाना जो है वो सही नहीं होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, तो क्योंकि ज़ाहिर इस वक्त तो पाकिस्तान की वैसे भी भारत से ट्रेड बंद है। तो उस पर शहबाज शरीफ साहब उनको बता रहे हैं कि जी अच्छा चलें बातचीत से हम इस मसले को देख लेते हैं। दूसरी जो ऑडियो है उसमें मरीम नवाज़ साहिबा और शहबाज शरीफ साहब आपस में बात कर रहे हैं। मरीम उन्हें बता रही हैं कि ये उस वक्त किया गालिबन जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ को वापस लाने के हवाले से बात हो रही थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें वापस मुल्क में लाया जाए, और इस पर DGISPR का ये स्टेटमेंट आया था कि जनाब हम अगर उनकी फैमिली चाहती है उन्हें वापस लाना तो हम उसमें फैसिलिटेट उन्हें करेंगे। तो उसके ऊपर मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो शहबाज शरीफ साहब को ये बता रही हैं कि जनाब मैंने अब्बू जी से बात की है, यानी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से, कि भाई अब उन्होंने अगर फ़ैसला कर लिया लाने का तो ले तो उन्होंने आना ही है, तो बजाय इसके कि हम इसको अपनी एक डिफ़ीट की तरह समझें, हम क्यों ना इसको ज़रा तेज़ी होशियारी से चलते हैं और आप एक फटाफट ट्वीट कर दें जिसमें आप बड़े महान खुद को साबित करें कि जी हमने दिल बड़ा कर लिया, खोल लिया, हमारी मर्ज़ी से हम इजाज़त देते हैं, जी आ जाओ, तो बिला वजह का क्रेडिट भी हमें मिल जाएगा और एक महानता भी हमारी बन जाएगी। तो ये मरीम साहिबा उनसे गुफ्तगू कर रही हैं। तीसरी जो चीज़ है, तीसरी जो ऑडियो है वो है मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो कुछ मिफ्ता साहब के बारे में बता रही हैं, फरमा रही हैं कि वो कितने नाअहल हैं, और पेट्रोल प्राइसेस की भी वो कुछ बात कर रही हैं। वैसे तो वो बाहर पब्लिकली आके बड़ी कह रही होती थी ना कि बड़ा दुख दर्द है उन्हें पेट्रोल प्राइस बढ़ने पर, अवाम के साथ है, हुकूमत के साथ नहीं है, और जी गुस्से से मियाँ साहब भी उठकर चले गए, मैं तायद नहीं कर सकती और वगैरह वगैरह, और अंदर खाते जो है वो अपने चाचू साहब को कह रही हैं कि जी बढ़ाना ज़रूरी है, बढ़ाएं वरना बात नहीं बनेगी। तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं ये सामने आई, अभी तक की ये ऑडियो सामने आई हैं, मज़ीद भी शायद आ सकती हैं, और हैकर्स का ये कहना है कि हम मज़ीद भी हैक कर सकते हैं। उसके ऊपर हुकूमत की उनसे निगोशिएशंस की इत्तलात हैं कि जो कोई निगोशिएशंस शुरू हो गई हैं कि जी आप पैसे कितने लेंगे, तो ये ना करें। लेकिन बहरहाल अब इसके ऊपर जो है इन सारी बातों से क्या नतीजे निकलते हैं। नंबर 1 पहली बात तो ये यहाँ होती है कि जो हमारे ये इदारे हैं ये महफूज नहीं है, जो हमारे बड़े सरकारी दफातर हैं वो भी महफूज नहीं है। नंबर 2 कि मरीम साहिबा कितनी मुनाफिकत कर सकती हैं, ये भी आयां हो रहा है कि एक तरफ वो आके पब्लिक में टस्वे बहाती हैं और दूसरी जानिब वो अंदर से इस किस्म की होशियारियाँ भी करती हैं। नंबर 3 ये कि जो ये पावर प्लांट मंगवाने की बात हो रही है, इसका मतलब है कि जो ये इल्ज़ाम लगता है शरीफ फैमिली पर कि ये जब गवर्नमेंट में आते हैं तो अपने एसेट्स बनाते हैं, अपने कारोबार को बढ़ाते हैं, तो ये उन चीज़ों को एक तस्दीक इसकी हो रही है कि जी वाकई ऐसा ही है, क्योंकि वो आए हुए हैं तो अपने बिज़नेस बढ़ाने के ऊपर तो तवज्जो है, आवाम जाए भाड़ में। और जो एक और समझ में आती है बात वो ये कि ये बड़ी बात की जाती है कि शायद मरीम साहिबा और शहबाज शरीफ साहब जो है मुख्तलिफ पेजेस पे हैं, लेकिन जिस तरह की चीज़ों पर वो एक दूसरे को एतमाद में ले रहे हैं उससे ये अंदाज़ा होता है कि ये लोग फिर वही बैड कॉप और गुड कॉप का खेल खेल रहे हैं और मिलकर ही चल रहे हैं, अंदर अंदर एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं और बाहर आकर कहीं कहीं एक दूसरे की पॉलिसी पर आवाम में अच्छे बनने के लिए वो तनकीद भी कर देते हैं। तो ये वाला भी सीन है। और एक और जो चीज़ इसमें अयां हो रही है वो ये भी है कि मियाँ साहब जो हैं वो हर फैसले में शामिल हैं, उन्हें हर चीज़ की इत्तला दी जाती है, अगरचे वो बाहर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बाद में आके कह दें किसी भी बात के ऊपर कि जी मियाँ साहब को तो इसका इल्म नहीं था या उनकी मर्ज़ी के बगैर हो गया। हर चीज़ में मियाँ साहब की मुशावरत हो रही है। एक और जो इसमें ऑडियो जिसका मैं जिक्र करना भूल गई कि जिसमें वो मुख्तलिफ कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं वो बात कर रहे हैं इस्तीफ़ों के ऊपर कि जी कितने PTI के इस्तीफ़े जो हैं वो मंजूर करने चाहिए और कब इलेक्शन होने चाहिए, और उसमें उन्हें उस तरीके से जो है वो सारी डीलिंग हो रही है। तो उसके ऊपर भी मियाँ साहब के हवाले से गुफ्तगू हो रही है कि जो उन्हें फिर पूछ लेते हैं कि वो क्या चाहते हैं। तो ये 5-6 चीज़ें जो इससे अयां हो रही हैं ये इंतहाई अफसोसनाक भी हैं, चीज़ें शर्मनाक भी हैं। इस पर यकीनी तौर पर मौक़िफ़ भी आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा, ना ही किसी को इस पर कोई तरद्दुद होगा कि ओहो ये इतनी चीज़ें लीक हो गई हैं। माशाल्लाह से सब जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपको उसी तरह पक्का मुंह बना के नज़र आएंगे टेलीविज़न पर, और बड़े मज़े से आकर उसी तरह आपके दुख दर्द का रोना रोते भी नज़र आएंगे, और ये भी कहते नज़र आएंगे कि वो सुरखरू हो रहे हैं अदालतों से, ये भी कहते नज़र आएंगे कि वो बहुत पाक हैं और पाक दामन हैं, उनके
कोई करप्शन का दाग नहीं है और एक धेले की भी उन्होंने करप्शन भी नहीं की है। और वो ये भी कहते नज़र आएंगे कि जनाब आने वाले दिनों में इसहाक डार साहब हर चीज़ ठीक करने जा रहे हैं, तो आप सबको बहुत मुबारक हो। पहली तो चीज़ ये हो गई। और दूसरी जो चीज़ है इसमें वो ये कि अगर तो ये हैकर्स ने नहीं लीक की हैं तो फिर किसने लीक करवाई हैं, तो फिर वो कौन है जिसने ये लीक करवाई हैं। तो अगर ये वही है जिसकी तरफ सबका इशारा है तो फिर ये हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी है। इसका मतलब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट और इस हुकूमत के दरमियान भी सब चीज़ें स्मूथ नहीं हैं। इसका यही मतलब है कि उन्हें ये इशारा दे दिया गया है कि बीबी आप बहुत सारी वीडियोस की बात करती थी कि जी हमारे पास वीडियोस हैं, तो हमारे पास भी फिर 100 घंटे की ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो किसी भी वक्त आ सकती है। तो बज़ाहिर ये दिखाई दे रहा है कि कुछ अहम चीज़ों के ऊपर, जिसमें हो सकता है कि अहम तैनाती के हवाले से, ये भी हो सकता है कि जनरल इलेक्शंस के हवाले से भी कोई बात चल रही हो जिस पर ये हुकूमत नहीं मान रही है, तो उनको एक इशारा दे दिया गया है कि अगर आप लोग फिर सीधे तरीके से बात नहीं मानेंगे तो फिर हमारे पास एक दूसरा तरीका भी है। तो अगर ये उस तरफ से हुआ है तो ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि फिर इसका मतलब यही है कि फिर से लड़ाई शुरू हो गई है और गल फिर जो है बढ़ गई है। और इसका मुझे चांस इसलिए भी ज़्यादा लगता है नाजरीन कि आप इस बात को मद्देनज़र रखिए कि कभी भी जो पाक फ़ौज है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो रियासती मशीनरी है, जो कोर रियासती मशीनरी है, वो कभी भी एक गैर मकबूल हुकूमत का बोझ नहीं उठाती है। आप ये पाकिस्तान की हिस्ट्री से देख लीजिए कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक गैर मकबूल हुकूमत हो और उसका जो बोझ है वो कोई इस्टेब्लिशमेंट उठाए, भले वो फ़ौजी आमरीत का दौर हो या भले वो नाम नहाद जमहूरियत का दौर हो। आप अपनी हिस्ट्री से ये चीज़ देख सकते हैं कि इवन जब इनके अपने फ़ौजी सरबराह भी गैर मकबूल हो जाते हैं एक हद तक जाकर, तो उसके बाद ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट उनको भी उस तरह से सपोर्ट नहीं कर पाती है और अल्टीमेटली फिर उन्हें जाना ही पड़ता है। चाहे वो अयूब खान का दौर हो कि जिनके खिलाफ अयूब कुत्ता के नारे लगे, तो फिर उसके बाद एक फ़ासला इख्तियार करना पड़ा और उन्हें रुखसत होना पड़ा। चाहे वो जनरल मुशर्रफ का दौर हो कि जहाँ पर वो जब गैर मकबूल इंतहाई हो गए, वकला तंजीमें, लोग सड़कों पर थे, उनके जाने की तमाम तर तैयारी हो गई थी, हर जगह से उनको एक कह लीजिए कि ये नज़र आ रहा था लिखा हुआ कि अब अवाम उन्हें कबूल करने को तैयार नहीं है, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट ने भी उन्हें कबूल नहीं किया। याद रखिए कि फ़ौज कभी भी एक मुर्दा सिपाही, एक शहीद सिपाही की लाश को लेकर नहीं चलती है। मार्क माय वर्ड्स, कभी भी फ़ौज एक मुर्दा सिपाही की या एक शहीद सिपाही की लाश को अपने साथ उठाए नहीं फिरती है, क्योंकि इससे फिर वो लड़ाई नहीं कर सकती। तो जब वो देख लेती है कि कोई हुकूमत इतनी गैर मकबूल हो चुकी है कि वो एक बोझ की तरह उनके ऊपर लादी हुई है, तो फिर वो उस बोझ को उतारने में ही आफियत जानते हैं। तो क्या ये वाकई अब वो पॉइंट फ़ौरन आ चुका है कि जहाँ पर ये गैर मकबूल हुकूमत इस नहज पर ले आई है कि अब इनसे जान छुड़ानी उनके लिए भी ज़रूरी हो गई है, जो इनके सहूलतकार थे, जो हैंडलर्स थे, तो ये देखना लाजमी होगा इस मौके पर। ये तो मैंने आपको आमरीत के दौर की मिसालें दी, चाहे वो अयूब खां हो या मुशर्रफ दौर हो। इसके अलावा भी आप देख लीजिए, जब नवाज शरीफ साहब का भी तख्ता पलटा गया, जब बेनज़ीर साहिबा की भी 2 हुकूमतें गिराई गईं, तो ये वही दौर थे कि जब ये हुकूमतें बहुत ज़्यादा गैर मकबूल हो चुकी थी और फिर जब इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की गई तो आवाम ने मिठाइयाँ बांटी। आवाम कोई उस पर सीखपा नहीं हुए कि जी क्यों जमहूरी हुकूमत को चलता कर दिया, आवाम ने मिठाइयाँ बांटी और अपोजिशन के साथ मिलकर ये काम कर लिए गए थे। तो जब भी हुकूमतें गैर मकबूल हो जाती हैं, इस्टेब्लिशमेंट उनका बोझ अपने साथ नहीं लेके चलती, और अब ऐसा ही दिखाई दे रहा है। इमरान खान के लिए भी यही स्ट्रैटेजी थी, उन्हें यही लगा था कि शायद वो इतने गैर मकबूल हो चुके हैं कि अब इनका बोझ उठाना नामुमकिन रहा है, तो उसके ऊपर फिर उन्होंने ये सारा कारनामा किया। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ। वो शायद गैर मकबूल इतने नहीं हुए थे कि लोग इस चीज़ को हज़म कर पाते, या यूँ कह लीजिए कि उनकी रिप्लेसमेंट में जो लोग लाए गए शायद वो भी लोगों के लिए इतने काबिल कबूल नहीं थे। इसी वजह से हमने देखा कि वो एक बड़ी तहरीक चलाने में कामयाब हुए। लेकिन उस तहरीक के प्रेशर में भी और इसके साथ साथ जो इदारे की वक़ार और अज़मत के लिए भी ये ज़रूरी हो चला है कि इस हुकूमत से जल्द अज जल्द जान छुड़ाई जाए, क्योंकि जितनी देर ये हुकूमत इक़्तिदार में है उसके होने के इशारे जो हैं, उसकी सपोर्ट के जो इशारे हैं, वो ज़ाहिर है कि सबको पता है कि इधर जाकर मिलेंगे। तो तनकीद की ज़द में वो लोग भी आएंगे जो तनकीद की ज़द में नहीं आने चाहिए। यही वजह है कि अब इनसे जान छुड़ाई जाएगी, और अगर वो फिर भी जान छोड़ने को तैयार नहीं होंगे, चिमटे रहेंगे, तो फिर जान छुड़ाने वालों को बेहतर तरीके से जान छुड़ानी आती है। थोड़े को ही ज़्यादा जानिए। आज की व्लॉग से इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।